देखिए, ये पदार्थ का कौन सा गुण? विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। वो कितना बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाता है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हम किसको बोलते हैं? तो आप क्लास 10 में पढ़ लिए हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह को आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के सतत प्रवाह को आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इससे साफ आपको पता चलता है कि जब आवेश कंटिन्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर कोई पदार्थ ये काम कर दे, कौन सा काम? आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जाने दे, तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ चालक है। कौन सा पदार्थ है? अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं जो पदार्थ लाइन पास करा दे उसको चालक, और जो लाइन पास ना कराए वो क्या? लोहा हो जाएगा। क्या? चालक। लोहा क्या हो जाएगा? उसको सुचालक भी बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको कंडक्टर कहते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? गांव में कंडक्टर किसको कहते हैं? बस पर जो पैसा तसीलता है उसको। चलिए, तो देखा जाए, बोला ऐसा कि विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की योग्यता ठोसों की क्या कहलाती है? तो हम तो पहले ही आपको बोले कि अगर कोई पदार्थ विद्युत धारा को क्या करा रहा हो, पास करा रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका कौन सा गुण है? चालकता है। क्या है वो? देखो, बहुत सारे ठोस विद्युत के सुचालक भी हैं और बहुत सारे ठोस विद्युत के कुचालक भी हैं। बोला ऐसा अनेक ठोस विद्युत के चालक होते हैं जबकि अन्य नहीं भी होते। कुछ ठोस विद्युत के सुचालक है और कुछ क्या है? ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाएं। चलिए, आगे बढ़ गए। विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को 3 वर्ग में बांटा गया है। एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है। सुचालक, कुचालक और कौन सा? अर्धचालक। ई दुगो से तो बचपन से परिचित हैं। जो लाइन पास करा दे सुचालक, लाइन पास ना कराए क्या? कोनो दिक्कत? ये बात समझने में कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उतना आसान से तो देगा नहीं कि डेफिनेशन के सुचालक डायरेक्ट लिख देंगे कि जो अपने से होकर लाइन पास करा दे उसको क्या कहेंगे। देखिए, लाइन पास होता है किसके वजह से? या तो उसकी प्रतिरोधकता कम है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर। सिल्वर का सिंबल आप लोग पढ़े होंगे, एजी। इसको सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चालक हुआ सबसे अच्छा कब? क्यों? क्योंकि इसके पास प्रतिरोधकता बहुत कम है। तो जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा। प्रतिरोधकता का जस्ट अपोजिट होता है चालकता। जिस पदार्थ की चालकता जितनी अधिक वो उतना बढ़िया चालक होगा। दो चीज, दो नाम हम यहां ले रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक हमने बोला प्रतिरोधकता और दूसरा हम बोल रहे हैं क्या? चालकता। बाबू, ये दोनों अपोजिट है। जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक मतलब चालकता उसका क्या? कम। जिसकी प्रतिरोधकता कम उसकी चालकता क्या? अधिक। अब इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे हम? देखो, ये बना है प्रतिरोधकता प्रतिरोध से। कौन चीज से? अब बिहारी लोग तो हमेशा जुगाड़े में रहता है, नहीं हो कौन सी जुगाड़ में? तो तुम जो सोच रहा वही। देखो, प्रतिरोध बना किस से? विरोध से, ताकि कोई सामान आसान हो जाए, इसका जुगाड़ में रहता है। विरोध माने कब? विरोध हम लोग कब करते हैं? जब अपने मर्जी के अनुसार काम ना हो तब। नहीं, अब मान लो हमको शादी करे के मन है, बाबूजी कह रहे हैं कि नहीं करो, तो विरोध है ना जी। लड़की को नहीं करने का मन है, बाबूजी कह रहे हैं नहीं करो, तब विरोध करेगी। बर्तन पटक देगी, खाना नहीं बनाएगी, बोलेगी नहीं किसी से, दिन भर रोएगी। विरोध उसी को बोलते हैं ना। कोई भी चालक पदार्थ ऐसा चाहता नहीं है कि हमसे लाइन पास कराओ, हम लोग उससे लाइन पास कराते हैं। तो जब आप लाइन पास करा रहे हैं, वो चाह नहीं रहा है पास कराने के लिए, तब विरोध तो करेगा ना। तो उसी विरोध को साइंस के भाषा में हम क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। और विद्युत धारा के विरोध करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं?
और ये लाइन पास कराने की क्षमता है, जिसमें अगर किसी पदार्थ में हम सोचें तो जितना उसमें आवेश पास हो सकता है वो उसकी क्या बताएगी, चालकता क्या बताएगी। तो तुम अगर ये बात आप समझ गए हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रतिरोधकता का जस्ट अपोजिट कौन है, ई जिसमें ज्यादा उसका ये कम, और जिसका ये कम उसका मतलब समझ लेंगे कि लाइन ओकरा में कम पास होगा। लाइन ओकरा में जैसे लकड़ी की प्रतिरोधकता अधिक हो जाएगी तो ना उसकी चालकता कम है। चालकता कम क्या, जीरो है, क्या है वो, ये बात समझ में आया कि दिक्कत। एग्जाम्पल ले ले वो सिल्वर, किसको ले ले, ए जी, सुनो जी, है देखो ये किसका सिंबल है, सिल्वर का, तो इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसीलिए ये सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो चालक समझ में आ गया। यहां आपको डाटा दे दिया है। प्रतिरोधकता को हम लोग मेजरमेंट करते थे ओम मीटर में, किसमें, आप क्लास 10 में पढ़ाई किए हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, कौन मीटर, अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये ओम सिंबल है, इसको लिखेंगे तो OHM लिखाएगा। ये जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, कहां का वैज्ञानिक था, जर्मन का, कहां का, क्लास 10 में इसके बारे में पढ़े थे, वो ओम का नियम दिया था। किसका नियम, वहां फिजिक्स में पढ़ना था, यहाँ कौन सी में पढ़ना है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सब पीछे वाला रिवाइज हो जाएगा। देखो तू चालक कहा किसको, तो वे ठोस जिसकी चालकता परास 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर के बीच होती है। पर ओम पर क्या, पावर में माइनस ओम, तब पर ओम इसको पढ़ेंगे, और मीटर के पावर -1 तब पर मीटर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो धातुओं की चालकता की कोटि कितनी है, 10 के पावर, अच्छा एगो बात बताओ, डाटा बोला 10 के पावर 4 से 10 के पावर क्या 7, तो यहां समझिए ये छोटा डाटा है या ये क्या है, बड़ा अमाउंट है। तो जब बड़ा अमाउंट, तो तुम सोचो आपको क्या बोला कि धातु की चालकता इस कोटि का होता है, तो धातु को अच्छा चालक समझ सकते हैं, धातु को क्या समझ सकते हैं, अच्छा चालक। अतः ये कौन सा, उत्तम चालक, कौन सा चालक, उत्तम माने बढ़िया, उत्तम माने, समझने में कोई दिक्कत है, चलिए नहीं समझने में दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी बोलिएगा तब बैड कंडक्टर, कवन कंडक्टर, उथा कंडक्टर, आई का है बैड कंडक्टर, इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, कौन लेटर, रेगुलेटर, इंसुलेटर। देखो ये वे ठोस है जिसकी चालकता परास 10 के पावर -20 से 10 के पावर माइनस क्या, 10 के पावर -20 से 10 के पावर माइनस क्या 10 पर ओम पर मीटर के परास के बीच होती है, तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक। एग्जाम्पल आप लोग को भी बताने का चीज है जी, प्लास्टिक, ईटा, पत्थर, गिट्टी, बालू जो है सब ना लिख दे। कुचालक का एग्जाम्पल प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, फास्फोरस, सल्फर, कई अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा और वेट कीजिए, दे दिक्कत होगा। आगे है अर्धचालक, कौन चालक, उसको कौन सा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर बोलेंगे, ये वे ठोस है जिसकी चालकता परास 10 के पावर -6 से लेके कहां तक 4 पर ओम पर मीटर तक के बीच होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तनी पीछे वाला रिवाइज कर ले, अगर आप बोलिएगा तो कर लेते हैं। देखो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 तक था, तो उसको क्या कहते थे, चालक। 10 के पावर -6 से लेके 10 के पावर 4 तक को क्या कहेंगे, भाई अर्धचालक, कौन चालक। पीछे वाला 10 के पावर -20 से लेके 10 के पावर -10 तक कौची, कुचालक, कौन सा चालक, समझ गए। आपको यहाँ चालकता परास याद रखना पड़ेगा। चालक कब, जब 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर चालकता हो तब,
अब अगर चालकता हो 10 के पावर -6 के 10 के पावर क्या 4, तो अर्धचालक 10 के पावर -20 से 10 के पावर माइनस क्या 10, तो इसको क्या कहेंगे? अगर इस सब बात समझ में आ गया होगा तो ऑब्जेक्टिव इससे आएगा तो बना देंगे। अब अगर बना देंगे तो एरो देखे को बात लिखा हुआ उसको पहले समझने का कोशिश कीजिए। ये कैसा कांड कर दिया देखिए। सिलिकॉन एसआई सिंबल है, इस जर्मेनियम इसको जीई, आएगो जीए होता है उसको गैलियम कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होने का, जीए रहेगा तो गैलियम और जीई है तो जर्मेनियम। देखो बाबू सिंबल आपको याद रहना चाहिए, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको सिंबल याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए सिलिकॉन एसआई और जर्मेनियम क्या जी। निम्न ताप माने कम ताप, ताप भी देख लो कितना है 0 केल्विन। कितना केल्विन है बुआ? पर विद्युत रोधी का आचरण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बिहारी मानने वाला है। देख लीजिए फिर से, सिलिकॉन जो है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों कैसा है? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को अपने भाषा में क्या कहिएगा? कुचालक। क्या कहिएगा? कुचालक। कुचालक माने बैड कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? बैड कंडक्टर। आचरण प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अगर आप इन्हें क्या कर देंगे? गर्म करेंगे, या इसमें अशुद्धियां जैसे कौन सा? आर्सेनिक, सिंबल क्या है? एस। बोरॉन का क्या? बी। मिश्रित कर इसे अर्धचालक बनाया जा सकता है। सुन लीजिए, अगर कोई कुचालक पदार्थ है तो आप उसको अर्धचालक बना सकते हैं। अगर कितना केल्विन पर है? 0 केल्विन पर कोई पदार्थ कुचालक के जैसा व्यवहार कर रहा है तो आप उसे गर्म कर या उसमें अशुद्धि मिला करके और उसको आप अर्धचालक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यहाँ अशुद्धि के रूप में क्या बनाया? आर्सेनिक और बोरोन। किसको बनाया है? आर्सेनिक और बोरोन को। गर्म करने में तो आग लगा देगा पिछवाड़े में, कौन दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं, इसका कांड थोड़ा देखते हैं। देखा, वह अर्धचालक जो विद्युत रोधी को गर्म करके प्राप्त, आपके साथ 2 कंडीशन बोला, या तो गर्म कर दीजिए और नहीं तो अशुद्धि मिला दीजिए। या तो आप क्या कर दे? गर्म कर दे, और नहीं तो आप अशुद्धि को मिला दे। तो अगर आप गर्म करते हैं तो उससे अंतरा अर्धचालक या अंतर या आंतर भी लिखा रहता है, अंतर अर्धचालक कहेंगे। लेकिन अगर आप वैसे अर्धचालक को लाते हैं जो अशुद्धि को मिलाने से प्राप्त होती है, किसको मिलाने से? तो उसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से एक बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। देखिए, वह अर्धचालक जो विद्युत रोधी को क्या करता है? गर्म करके प्राप्त किया जाता है, उसको अंतर अर्धचालक कहते हैं। और जो अर्धचालक अशुद्धि को मिलाने पर प्राप्त होती है उसको कौन सा अर्धचालक? समझ में आ गया कि कोई दिक्कत? बाह्य अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो वह अर्धचालक जो क्या करता है? अशुद्धि को गर्म करने से प्राप्त होती है, तो कौन सा? अंतर अर्धचालक। और जो अशुद्धि मिलाने से बनती है उसको कौन सा अर्धचालक? तो बाह्य अर्धचालक समझ में आया, अंतर अर्धचालक समझ में आया कि कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला अंतर अर्धचालक की चालकता बहुत क्या होती है? कम। रुको, फोन आ रहा है जी। इधर देखिए, अंतर अर्धचालक की चालकता बहुत क्या होती है? कम। तो इसकी चालकता में वृद्धि के लिए इसमें समुचित मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिलाई जाती है, और ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको एग्जाम में आ सकता है कि डोपिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख देंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता को क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? देख लीजिए, बोला अंतर अर्धचालक की चालकता बहुत
कम। अब अंतर अर्धचालक बनता कैसे है? जब विद्युत रोधी को गर्म करेंगे तब। जब विद्युत रोधी को गर्म किए तो क्या मिल गया? अंतर अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? अब फिर उस अंतर अर्धचालक की चालकता है कम, तो हम लोग अलग से एगो प्रोसीजर कर दिए कि उसमें अशुद्धि मिला दिए। क्या मिला दिए? तो जब अशुद्धि मिला दिए तो उसकी चालकता बढ़ गई है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? डोपिंग। क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को? डोपिंग। डोपिंग समझ में आया? आगे बोला, डोपिंग प्रक्रम को इलेक्ट्रॉन धन्य, इलेक्ट्रॉन कौन सा? धन्य, या इलेक्ट्रॉन न्यून, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला या तो इलेक्ट्रॉन कम वाला अशुद्धि के साथ की जाती है। डोपिंग की प्रक्रिया किसके साथ? या तो वैसे अशुद्धि जो या तो इलेक्ट्रॉन धन्य हो या तो इलेक्ट्रॉन, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो या तो इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही अशुद्धि को मिलाएंगे तबे इसकी चालकता बढ़ेगी, नहीं तो चालकता नहीं बढ़ेगी। इस तरह की अशुद्धि के कारण इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कौन सा दोष? और आपको पिछले क्लास में पढ़ाए भी थे कि धातुओं में या ठोस में दोष उत्पन्न होने के वजह से उसकी चालकता बदल जाती है। उसकी चालकता क्या हो जाती है? तो यही जा देखो ना, बाहर से अशुद्धि मिला रहे हैं, बाहर से क्या मिला रहे हैं? और वैसे अशुद्धि मिला रहे हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन धनी हो या तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें। तो अगर इन दोनों में से किसी भी अशुद्धि को मिलाइएगा तो वो अर्धचालक ही रहेगा, लेकिन उसकी चालकता बढ़ जाएगी। उसकी चालकता क्या हो जाएगी? तब पहले सुनिए, आपसे अगर कोई आदमी पूछेगा कि विद्युत रोधी को आप अर्धचालक कैसे बनाइएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि विद्युत रोधी को हम अर्धचालक बनाएंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म भी कर सकते हैं, अशुद्धि भी मिला सकते हैं। तब गर्म कर दिए तब बन जाएगा अंतर अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? उसकी चालकता रहेगा कम। उसकी चालकता क्या रहेगा? तो हम उसमें और अशुद्धि को क्या कर देंगे? मिला देंगे। कौन प्रक्रिया के द्वारा? डोपिंग प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया? तो उसके वजह से उस अर्धचालक का चालकता बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये अशुद्धि मिलाएंगे कौन सा? या तो इलेक्ट्रॉन धनी या तो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ये बात समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को? तो डोपिंग समझ में आ गया? डोपिंग क्या करता है? अर्धचालक की चालकता को बढ़ाता है। अर्धचालक की चालकता को कैसे बढ़ाता है? अशुद्धि मिलाकर। कैसे बढ़ाता है? चलिए क्लास में ही याद कर लीजिए। अब एगो प्रोसीजर दिया है, एक एग्जांपल भी तो चाहिए ना कि कैसे मिलाता है। इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि यहां मिला रहे हैं बाबू। सिलिकॉन सिंबल तो आप लोग को पहले से पता है ना? पता? चलिए नहीं है तो कर लीजिएगा, ये नहीं कि बाद में बोलिएगा कि पता नहीं है सर। सिलिकॉन का क्या? SI और जर्मेनियम का क्या? जी। कहाँ का तत्व है बाबू? तो आवर्त सारणी के वर्ग 14 के तत्व है, वर्ग 14 के। इसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो इस सह संयोजक बंधन भी बनाएगा कै गो? 4 गो। कै गो बनाएगा? फिर से बढ़िया से सुन लीजिए। बोला ऐसा कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवर्त सारणी के वर्ग 14 के तत्व हैं। ये आपको समझने के लिए लिख दिया गया है, अन्यथा इसकी कोई काम डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। इसके 72 कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर होगा बाबू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देख लेना होगा, और नहीं तो आपको अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्रिस्टल में इसके परमाणु, प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम परमाणुओं के साथ कै गो सहसंयोजक आबंध बनाएगा? कै गो? काहे 4 गो बनाएगा जी? क्योंकि इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए हम लोग इसके साथ कांड कर रहे हैं। जब इसके साथ वर्ग 15 के तत्व, किसके तत्व? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्सेनिक। इसको क्या कहेगा? हम थोड़ा अंग्रेजी हम लोग भी कोशिश करेंगे बोलने की। आर्सेनिक। ये आर्सेनिक के बारे में ब्रैकेट में एक बात लिखा है कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 15 का तत्व है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? सवाल ये भी उत्पन्न हो सकता है, सर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 5 को अपमिश्रित मतलब मिलाया। अपमिश्रित यानी मिलाया जाता है। तो जर्मेनियम के क्रिस्टल में
कुछ जालक स्थलों पर ये अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये जो आर्सेनिक है वो जहां जहां जगह है वहां अपना स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसके पास टेंडेंसी है कि 5 के साथ मिलान कर सकता है, लेकिन ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास तो 4 ही मिलाना है ना, कितना मिलान करने का था। आइए क्या किया, तो सन्निकट जर्मेनियम परमाणु के साथ 4 सह संयोजन बंध बनाया। कै गो सह संयोजन, तो आप सोचिए, आप जो आर्सेनिक मिलाए हैं उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। हम तो खोजियो ये रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्री ना खोज रहे थे। इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने में दिक्कत होगी। इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, जो जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करने में क्या करते हैं, मतलब जर्मेनियम की चालकता को क्या करती है, बढ़ा देती है। क्या करती है, यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अतः इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि, माने वैसे अशुद्धि जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक थे, था ना, एगो ज्यादा ना था जी, एकरा पास 5 गो था आर्सेनिक के पास, और जर्मेनियम के पास कितना था, 4। तो इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि है कि इलेक्ट्रॉन ऋणीय अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि। आपको ये नीचे का लाइन भी बहुत काम का चीज है। इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि से आप मिश्रित जर्मेनियम को n प्रकार का अर्धचालक, कौन प्रकार का, कौन सा प्रकार का, कौन सा प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, n प्रकार का। कौन सा प्रकार का, n प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा बताओ। इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि को अपमिश्रित करने से, इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि को अपमिश्रित करने से। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। n प्रकार का अर्धचालक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए, नहीं है तो हम बढ़ जाए ना, चलिए बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मेनियम में आर्सेनिक को डोपित कराने से किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, तो n प्रकार का। कौन सा, क्यों, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन धन्य अशुद्धि है। कौन सा अशुद्धि है, चलो आगे है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, माने वैसे अशुद्धि जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, वैसे अशुद्धि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। देखो, यदि वर्ग 14 के तत्व यथा माने जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के क्रिस्टल में वर्ग 13 के तत्व बोरोन, एल्युमिनियम या गैलियम, आ गया ना, ऐसा मत समझिएगा कि प्रिंट मिस्टेक है, ये होइबे करता है उसका सिंबल। वर्ग 13 के तत्व देखो मिलान कराने के फेरा में है, पहले मिलाया 15 को, अब मिलाया किसको, तो 13 के तत्व किसको किसको कह रहा है, बोरोन को, एल्युमिनियम को या किसको, गैलियम को अपमिश्रित किया जाता है, जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना, तब बोलो इलेक्ट्रॉन कम गया कि बढ़ गया, कम गया। तो वह स्थान जहां चौथा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता है, उस जगह पर एगो छिद्र जैसा नहीं हो जाएगा, उस छिद्र को कौन सा रिक्ति कहेंगे, रिक्ति माने खाली जगह, कौन सा रिक्ति, इलेक्ट्रॉन रिक्ति, या उसको कौन सा छिद्र, कौन सा छिद्र के नाम से जानते हैं। निकटवर्ती परमाणु माने जहां पे अवस्थित है उसके नजदीक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है। लेकिन एगो बात सोचिए, जहां से हट के आएगा भरने के लिए खाली जगहवा को, तो जिस जगह से हटेगा वहां भी तो एक छिद्र बन जाएगा। उसको भरने के लिए अगर दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन आया तो वहां जहां से ऊ आया वहां भी एक छिद्र बन जाएगा। लेकिन गौर से सोचो, अगर कंटिन्यू ऐसा ही काम कर दे, एक छिद्र को भरने के लिए दूसरा आया, फिर उसके बाद दूसरा के जगह तीसरा, तीसरा के जगह पे चौथा, चौथा के जगह पे पांचवा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करते करते इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो हम लोग सोचते क्या है कि लगता है कि उधर पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव के तरफ जा रहा है। मैंने अब तुमको 12 बजे रात में कोनो लड़की रोड पर मिले, हंसते हुए मोबाइल से बतिया जा रही है, तब तुम नहीं समझ लेगा, क्या समझ लेगा, समझ लेगा ना। चलो देखो, आगे का मामला तो कुछ बोलना नहीं है उसमें, बस ऐसे। अब मान लो किसी को दिक्कत रहेगा तो हंसते हुए बतियाते जाएगा जी।
माने मानते हैं कि इमरजेंसी रह सकता है तो आदमी अपना चुपचाप शांति से न जाएगा टेंशन में, हाँ हंसते मोबाइल से बतियाते जा रही। तो सेम चीज यहाँ भी है, अगर इलेक्ट्रॉन उठ के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो हम लोग नहीं सोच लेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, और वो अगर जिधर जा रहा है उधर लग रहा है कि पॉजिटिव है, उधर क्या लग रहा है, रहे चाहे नहीं रहे सोच तो लेंगे ना, रहे या ना रहे सोच तो जरूर लेंगे। तब बोला ऐसा, अब कहेगा कि बाप रे मास्टरवा का सोच कितना खराब है। क्या देखो, निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है, किंतु ऐसा करने पर वह अपने प्रारंभिक स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छिद्र में से धन आवेशित प्लेट की ओर चलने के लिए बाध्य होंगे, किंतु ऐसा प्रतीत होगा जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धन आवेशित है। नहीं लगेगा कि जहां छिद्र है वहां क्या है, धन आवेशित, तन दूसरी जगह से उठ के आ रहा है और ऋणावेशित प्लेट की ओर गमन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों से अपमिश्रित, देखो ज्यादा ताम झाम न समझ में आए तो डायरेक्ट ये बात कम से कम याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि से अपमिश्रित अर्धचालक को किस प्रकार का अर्धचालक, तो दुगो मिला, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित करने के बाद एन प्रकार का अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि से अगर किसी अर्धचालक को अपमिश्रित कराते हैं तो कौन सा, समझ में आया, कोई दिक्कत। डोपिंग कितने प्रकार के अशुद्धि द्वारा करा सकते हैं, दो प्रकार से, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यून से कराएंगे तब पी प्रकार का, इलेक्ट्रॉन धनी से कराएंगे तो कोई दिक्कत, दिक्कत है जी, दिक्कत है तो वीडियो बन ही रहा है, देख लेंगे क्या, हम लोग को तो वीडियो देखने में अच्छा लगवे करता है। यहाँ देखिए, एन टाइप तथा पी टाइप का अर्धचालक का अनुप्रयोग, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक का कौन सी बोला, तब पहला इसको डायोड बना सकते हैं इससे, बोला एन तथा पी टाइप के अर्धचालक के संयोजन द्वारा कौन सी का निर्माण होता है, डायोड के बारे में आप लोग जानते होंगे, चार्जर उर्जर घर में टूटल फुटल होगा तो उसमें देखे होंगे ब्लैक कलर का छोटा सा एक इधर तार निकला हुआ होता है। अब अगर मान लेते हैं कि डायोड है तो उसकी एक खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को इधर से इधर अगर आने दे रहा है तो वापस जाने नहीं देगा, इधर से इधर आने दे रहा है और वापस जाने, ये काम किसका है, डायोड का। तो ये डायोड का निर्माण करने में एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर, आईसी का नाम सुने हैं, 3 गो निकलर रहता है करिया कलर का, उसको क्या कहते हैं, आईसी। किताब के भाषा में कौन सी, ट्रांजिस्टर, कौन सा, एनपीएन, ये सब फिजिक्स का देन है बाबू। एनपीएन और पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों को रेडियो तथा आद्य संकेती के पहचान में और प्रवर्धन में एन और पी प्रकार के अर्धचालक का प्रयोग कर सकते हैं। सौर सेल, सोलर प्लेट आपने देखा, सोलर प्लेट की एक खास बात क्या है कि वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो सौर सेल के रूप में जो एक फोटो डायोड है जिसका प्रयोग प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन कौन से में करते हैं, तो यहां भी हम इस्तेमाल करते हैं एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक को। किसको करते हैं, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक को। कोई दिक्कत है, चलिए आगे। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक त्वरक संवेदी के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बोला परिशोध के रूप में, किसके रूप में, परिशोधक के रूप में। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयव के निर्माण में, ज्यादा ताम झाम ना बुझाए तब पहला लिख देना है डायोड के निर्माण में, दूसरा ट्रांजिस्टर के निर्माण में, तीसरा सौर सेल में और चौथा इलेक्ट्रॉनिक अवयव के निर्माण में। अनुप्रयोग बुझा गया, कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं तो आगे बढ़े। ये एक्स्ट्रा पॉइंट ला दिया गया है, ठीक है। संक्रमण धातु ऑक्साइड की विद्युत चालकता, ये अलग है एनसीईआरटी से, नॉलेज के लिए सिर्फ दे दिया गया है। संक्रमण धातु ऑक्साइड की विद्युत चालकता, सवाल ये उत्पन्न होता है बाबू कि संक्रमण धातु कहते किसको हैं, तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं। कौन सी धातु, कौन सी धातु, दिखा दे उसको क्या, चलिए 1 मिनट का समय लेंगे। दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है, देखो ये जो 1 और 2 आपको दिख रहा है ना, उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा ब्लॉक, और इधर जो है ये 13 to 18 इसको पी ब्लॉक। अब बीच में जो
3 to 12 है उसको डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? देखो ना, कहीं भी टच करेंगे तो लिखा है, लिखा है डी ब्लॉक। बीच में कहीं भी टच करेंगे डी ब्लॉक लिखा रहा है, देखिए है लिखा रहा ऊपर में, है ना। ये देखो पी लिखा है, लिखाया। कहीं भी टच करेंगे क्या लिखाया? पी। ये देखो क्या एस लिखाया, देख लो है। ये देखो नीचे में देखो एफ लिखाएगा, लिखाया है ब्लॉक। किसी में भी टच करेंगे तो ये क्लियर हुआ, नीचे का दोनों एफ ब्लॉक और 3 to 12 कौन सा? डी ब्लॉक। तो इसी में का बातचीत कर रहा है। वो बातचीत कहाँ का कर रहा है? उसी डी ब्लॉक का। बोला ऐसा संक्रमण धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड का बाबू निर्माण होगा कब? जब पदार्थ ऑक्सीजन से मुलाकात कर ले। अब बिना मुलाकात का भी जिंदगी अधूरा है उसका, नहीं। तो संक्रमण धातु जब ऑक्सीजन से मुलाकात कर ले तो संक्रमण धात्विक ऑक्साइड बना लेगा, उसकी विद्युत चालकता बोला। तो संक्रमण धातु ऑक्साइडों की विद्युत चालकता में विविधता पाई जाती है क्योंकि इसके क्रिस्टल में अशुद्धियां तथा अपूर्णताएं होती है। आप पिछले क्लास में आपने एक बात को पढ़ा था कि संक्रमण धातु की संयोजकता परिवर्तनशील होती है और उसके संयोजकता परिवर्तनशील होने के वजह से उसमें अपूर्णताएं भी अधिक देखने को मिलती है। यहां आपको कह रहा है कि संक्रमण धातु के ऑक्साइडों की विद्युत चालकता में विविधता, विविधता मतलब अंतर। ये फिक्स नहीं कह सकते हैं कि संक्रमण धातु के ऑक्साइड विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, तो उसमें विविधता पाई जाती है। काहे पाई जाती है? क्योंकि इसके क्रिस्टलों में अशुद्धियां तथा अपूर्णताएं पाई जाती है। कुछ ऑक्साइड जैसे TiO, VO, CrO, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, नाम आपको याद रखना है, मेरा काम नहीं है। तो कुछ ऑक्साइड धातु के समान सुचालक होते हैं, माने जैसे धातु सुचालक होता है वैसे ही ये ऑक्साइड भी क्या होते हैं। और कुछ होते हैं विद्युत रोधी, जिसका एग्जाम्पल आपको दिया है। और कुछ अर्धचालक के जैसा काम करेंगे, माने सुचालक का कुचालक के बीच का डाटा है तो उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक। ये डाटा समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत? संक्रमण धातु के ऑक्साइड कुछ सुचालक भी हैं, कुछ कुचालक भी हैं और कुछ अर्धचालक भी हैं। कोई दिक्कत? इसमें इतने बात समझना था। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसकी संयोजकता परिवर्तनशील है, और संयोजकता परिवर्तनशील है तो इसमें दोष यानी कि अपूर्णता और एक साथ ही साथ क्या बोला कि अशुद्धियां दोनों पाई जाती है, तो जिसके चलते इसके चालकता क्या होती है? बदलते रहती है। कोई दिक्कत? बढ़ा दे। चलिए आगे है आयनिक ठोस की विद्युत चालकता। आयनिक ठोस के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया है। वह ठोस जो आयनों के द्वारा बना है, वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन है, वह ठोस जिसके अवयवी कण कौन से ठोस कहलाते हैं? कौन सा ठोस? तो बोला आयनिक ठोस की विद्युत चालकता। किसकी विद्युत चालकता? आयनिक ठोस की। तो सबसे पहला बात, आयनिक ठोस विद्युत के होगा कुचालक। कब? जब ठोस की अवस्था में रहेगा तब। वो कैसा होगा? कुचालक, माने लाइन पास नहीं करेगा। आयनिक ठोस अपनी गलित अवस्था में गति के लिए स्वतंत्र आयन में उपस्थिति के कारण विद्युत के चालक होते हैं। माने सुन लो, ठोस के रूप में था कुचालक, अब गलित अवस्था में आ गया था चालक या सुचालक। अगर जल में मिला दिए तो यो क्या? सुचालक। कोई दिक्कत? जल में आयनिक ठोस जल से क्रिया करके मुक्त आयन देते हैं। हम तो यही बोल सकते हैं ना कि जिसमें फ्री आयन्स हो, मुक्त आयन जो देगा वो विद्युत का सुचालक होगा, और जो मुक्त आयन नहीं देगा वो विद्युत का सुचालक नहीं हो पाएगा। दोषयुक्त आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि आयन जालक स्थल की रिक्तियों की ओर क्या करते हैं? ये बात समझ में आ गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं? बढ़ जाए। चलिए ये फिर से एक बार और समझा दें, जैसा बोलो समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है। आयनिक ठोस क्या है? विद्युत के कुचालक। गलित या द्रवित अवस्था में ये क्या है? विद्युत के सुचालक। और दोष युक्त अगर है तो यो विद्युत का सुचालक। आगे है सहसंयोजी यौगिक। कौन सा यौगिक? सवाल उत्पन्न होता है कि सहसंयोजी यौगिक कहते किसको हैं? तो वह यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध बनता होगा। सहसंयोजक बंध कैसे बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। जब दो तत्व के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस जो बंधन के साथ जुड़ता है उसको सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, और उस यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो कहा सहसंयोजी यौगिक की विद्युत चालकता। तब बोला निम्न ताप माने सबसे कम तापमान। कितना? 0 केल्विन। कितना केल्विन? तो 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन तथा जर्मेनियम विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि
इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजी बंधों में स्थान फिक्स हो जाता है तथा यह गति के लिए स्वतंत्र, उच्च ताप पर यह पदार्थ अर्धचालक के समान व्यवहार करते ही। बात तो पहले भी आपको सिखाया गया था कि अगर आप विद्युत रोधी या कुचालक है उसको गर्म कर दीजिएगा तो वो अर्धचालक में बदल जाएगा। अभी ना बोले हैं किस में बदल जाएगा? अगर हमें डोपित कर देंगे अगर अशुद्धि का तो तनी चालकता उसका और बढ़ जाएगा। ओकरे से एन तथा पी प्रकार का क्या बना था? अर्धचालक बना था। अपनी विशिष्ट संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालन करते हैं। ये बाबू एगो एक्सेप्शन है नहीं, ग्रेफाइट भी सहसंयोजक यौगिक है या सहसंयोजक ठोस है, लेकिन इसकी संरचना विचित्र होती है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। ग्रेफाइट के संरचना में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। आप ही बोलिए कार्बन के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 से जुड़ता तब ना पूरा पैक होता, लेकिन 3 से जुड़ा तो एक फ्री रह गया। और जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहा तो लाइन को पास करा देगा। कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं तो ग्रेफाइट का हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड का नाम सुने होंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सहसंयोजक यौगिक। नहीं, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? लेकिन जैसे ही जल में घुलाइएगा तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो जल में घुला के आयन बना तो लाइन पास। लाइन पास होने के लिए क्या चाहिए? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो आयन, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो। कोई दिक्कत? तो सुतने का नहीं। देखो इधर आगे है अति चालक, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर, ये अति चालकता है इसीलिए सुपर कंडक्टिविटी। अगर अति चालक बोले तो सुपर कंडक्टर नहीं, वैसे नहीं आ गया सुपर कंप्यूटर के जैसा नहीं। एकरो में नहीं कह सकते हैं कि वह कंडक्टर जो सामान्य कंडक्टर से ज्यादा काम करे, ज्यादा लाइन पास कराए, क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर कहलाएगा। एकदम आम भाषा में लिख देंगे। बोला ऐसा कि धातुओं की विद्युतीय प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। बाबू ये आप क्लास 10 में पढ़ लिए थे कि किसी भी पदार्थ या चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। क्लास 10 में धातुई चालक के बारे में पढ़ना था, तो वहां आपको पढ़ाया गया कि अगर तापमान बढ़ाइएगा तो जिसके चलते प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आज तब तापमान घटाएंगे तब प्रतिरोध घटना चाहिए ना। तापमान बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा। बोलो, तापमान बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध, तापमान घटाएंगे तब प्रतिरोध। रुको, इसके साथ बरियरी कर रहे हैं। धातु का विद्युतीय प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। ताप घटाने पर विद्युतीय प्रतिरोध भी घटता है तथा परम शून्य पर यह लगभग 0 हो जाता है। माने प्रतिरोध सीधा एकदम क्या हो गया? खत्म हो गया, शून्य हो गया। तो इस अवस्था में पदार्थ कौन सी अवस्था में पहुंच जाती है? माने देखो, चालक रहता है तब भी उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध रहता है, लेकिन तापमान कम करने के वजह से उसकी प्रतिरोध शून्य हो गई। प्रतिरोध क्या हो गई? तो जब प्रतिरोध उसका शून्य हो गया बाबू, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो चालक है वो अति चालक बन गया। जो चालक था वो क्या बन गया? अति चालक। पहले चालक था, उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध था, लेकिन हमने तापमान को घटाकर उसको किस में बदल दिए? अति चालक में। घटाए कैसे हैं से सुन लीजिए। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर, साइंस रूम टेम्परेचर बोलता है 25 डिग्री सेल्सियस को। किसको? तब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। कितना केल्विन? बोलो कैसे बदल दिए? बोलो ना जी, लजा कहा रहे हो? तो देखो 25 + 200 कितना? 73। समझ में आया? 0 डिग्री सेल्सियस माने 200 क्या? 73 केल्विन। तब 25 डिग्री सेल्सियस माने 25 + 200 73 केल्विन। तो ये 298 केल्विन होगा। कितना केल्विन? तो ये 298 केल्विन पर हम सब एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लेकिन ये कहा देख रहे हो? 298 को घटा के कहा 0 करने। कितना केल्विन? 0 केल्विन होगा कब? जब -298 डिग्री सेल्सियस होगा। माने -298 हमने तो सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा नहीं। तब -298 डिग्री सेल्सियस तक अगर मामला पहुंचा दे, सॉरी -298 बोल दिए, 0 केल्विन -200 किसको? 73 को। तब 273 ना होगा जी, तब 25 जोड़ लेना थे। तब -273, अरे हमने लागे -5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है नहीं, ओकरे में कप कपा देगा। ये तब -273 है। ये चंद्रमों का नहीं रहता है इतना। इधर देखिए
तो इस अवस्था में पदार्थ कौन सी कहां पहुंच जाएगा? अति चालक की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बोला अति चालकता की घटना की खोज 1913 ईस्वी में कॉमरलिंग ओन्स, अब नाम है वैसा नहीं तो हमार बाल बच्चा थोड़े है कि बढ़िया रख देते हैं, कॉमरलिंग ओन्स ने की। उन्होंने पाया, उन्होंने क्या पाया था से सुनिए, कि पारा जिसका संकेत कितना है Hg, जो कमरे के ताप पर कौन अवस्था में रहता? द्रवावस्था में। तो वो 4 केल्विन पर, कितना केल्विन पर? 4 केल्विन पर अपने आप को कैसा दिखाता है? अब सुनो ना, अति चालक कहेंगे किसको? तो वह चालक जिसकी प्रतिरोध शून्य हो। नहीं, वह चालक जिसकी प्रतिरोध, तो कैसे कर रहा है से भगवान जाने, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ जोड़ो जे करना है, लेकिन वह चालक जिसकी प्रतिरोध क्या हो? शून्य हो, उसको कौन सा चालक लिखा जाएगा? वह चालक जिसकी प्रतिरोध क्या है, उसको कौन सा चालक? शून्य होगा कब? जब टेम्परेचर कम करेंगे, तब पारा को टेम्परेचर कर दिए 4 केल्विन, तब वो बदल गया कौन सा चालक में? माने उसकी प्रतिरोध क्या हो गई? शून्य। तो अब एक बात सोचो, आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि पारा का प्रतिरोध शून्य होगा कब? जब टेम्परेचर 4 केल्विन देंगे। कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं तब बदल दे। कौन बदल दे? पेज। बोला वैसे ताप जिस पर पदार्थ अति चालकता प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, उसको कौन सा ताप? कौन सा ताप? याद रहेगा? फिर से बोले, वैसा ताप, वैसा जिस पर पदार्थ अति चालकता प्रदर्शित करना क्या कर दे, तो उसको कौन ताप कहेंगे? अब पीछे आइए, पीछे मैंने ये जो देखना है, खाली पीछे पेज बदले हैं। पारा कितना केल्विन पर अति चालक प्रदर्शित है? अब पारा का संक्रमण ताप कितना केल्विन? कोई दिक्कत? पारा का संक्रमण ताप कितना केल्विन? संक्रमण ताप का डेफिनेशन याद हो गया? वह ताप जिस पर पदार्थ अति चालकता दिखाना या शुरू कर, अति चालकता गुण प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है, तो उस ताप को कौन सा ताप? अधिकांश धातुओं का संक्रमण ताप 2 केल्विन से कितना केल्विन? 2 से कितना? ये पॉपुलर डाटा है। अधिकतम ताप जिस पर अति चालकता हाल में पाया गया, मतलब ये अपडेट है, वह 23 केल्विन है। कितना केल्विन? एगो ऐसा पदार्थ है जो 23 केल्विन पर ही अति चालक शुरू कर देता है अपने आप को। माने ज्यादा टेम्परेचर घटाने की जरूरत नहीं है, बस 23 केल्विन आप ला दीजिएगा, तो नायोबियम का जो मिश्र धातु है वो अपने आप को कैसा दिखाने लगेगा? अति चालक। कैसा दिखाने लगेगा? ये सब बात याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तब फिर थोड़ा आगे बढ़े। बोला अति चालक पदार्थ का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समझते, डिवाइस, अति चुंबकत बनाने, नौकायान, परिवहन तथा विद्युत संचरण में किया जाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। नौकायान माने पानी में चले वाला जहाज। कैसा बाबा है जी तुम। विद्युतीय गुण बाबू हो गया खत्म। विद्युतीय गुण हो गया क्या? वो डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? अब इसने कुछ कांड किया, चुंबकीय गुण। कौन सा गुण? ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? ये तो पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही संबंधित है। पूरा किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सुन ले से देखो, बोला प्रत्येक पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण होता है। जो भी पदार्थ आप देखते हैं वो सब में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण आदमियों में होता है। आदमियों में चुंबकीय गुण होता है, तभी तो एमआरआई होता है उसका। एमआरआई एगो टेस्ट है ना जी, नाम सुने होंगे, एमआरआई कराना है। तो बोला प्रत्येक पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित रहता है। चुंबकीय गुण किससे संबंधित रहता है? किससे? इसको तो आप लोग पहचानते हैं, इलेक्ट्रॉन को। परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक की तरह काम करता है। परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसके जैसा काम करता है? चुंबक के जैसा काम करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। जिसका कि चुंबकीय आघूर्ण होता है। यह चुंबकीय आघूर्ण 2 स्रोत से जनित होते हैं। ग्रह के बारे में आप लोग जानते हैं
तो ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ग्रह सूर्य के चारों तरफ, और वो अपने अक्ष पर भी नाचता है। वो कहाँ नाचता है? सेम काम आपका इलेक्ट्रॉन भी करता है, आपका का पर्सनल है, समझ रहे हैं ना? ये परमाणु का इलेक्ट्रॉन वो घूमता भी नाभिक के चारों तरफ है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है चुंबकीय आघूर्ण। बोला नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल गति और अपने ही अक्ष पर प्रति इलेक्ट्रॉन की स्पिन। कोई दिक्कत? एक अपन भाषा में लिख ना सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर घूमने की गति, अपने अक्ष पर घूमने की, ये दोनों बात पर डिपेंड करता है चुंबकीय आघूर्ण। जैसे लिखेगा वैसे पढ़ेंगे हम लोग, नहीं ना? अपन भाषा में, बिहारी भाषा में पढ़ना है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को एक छोटा विद्युत लूप माना जा सकता है जो एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं इसके परिभ्रमण के अक्ष की ओर थोड़ा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जिस पदार्थ में मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण होता है, वही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, और जिसमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने आप को शो नहीं कराएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखो यहाँ हाई फोटो दिखा दिया, फोटो में कोई बड़ा बात है, तो बहुत बार सुन लिया कि नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है, और अपने अक्ष पर भी कौन घूमता है? चुंबकीय आघूर्ण का ज्यादा बात पढ़ना है फिजिक्स में। चुंबकीय आघूर्ण किससे संबंधित बात आपको कहाँ ज्यादा पढ़ना है? तो ये थोड़ा बहुत टेंशन करे भी तो टेंशन लेने का, क्योंकि फिजिक्स में तो पढ़िए लेंगे, तो कोई दिक्कत तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर वाला लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि कुछ कुछ एग्रीकल्चर वाले लोग फिजिक्स लिए हुए नहीं रहता है। हाँ, फिजिक्स उसका नहीं, बायोलॉजी ले लेगा, केमिस्ट्री ले लेगा, एग्रीकल्चर ले लेगा फिजिक्स साइड, तो उसको दिक्कत हो सकता है। चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटेन में व्यक्त करते हैं। कौची में व्यक्त करते हैं? अरे व्यक्त करने माने समझिए ना, दूध खरीदना है तो कहिएगा 5 फीट दूध दीजिए, ना लीटर में मांगिएगा, है ना? हो चलो, तब बोला चुंबकीय आघूर्ण को किस में? बोर मैग्नेटेन में व्यक्त किया जाता है। और एक बोर मैग्नेटेन का मतलब होता है 9.27 इंटू 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बोर मैग्नेटोन इक्वल टू 9.27 इंटू 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिक्कत इसमें? चलो आगे बदलते हैं। पदार्थ को उसके चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के पास ले जाके टेस्ट करेगा, और उसके व्यवहार के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत किया है 5 भाग में। कितने भाग में? एगो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, प्रतिलौ चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। कौनो दिक्कत? बहुत दिक्कत, बुझाइए नहीं रहा है? नहीं जी, देखो मेन रूप से जो है विनोद, मेन रूप से जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है वो दूगो, एगो अनुचुंबकीय, एगो कौन सा? ई इसी का रूप है, आई भी इसी का रूप है, आई वाला फिर इसका रूप है। कौन दिक्कत? अच्छा दिक्कत नहीं है तो टेंशन नहीं लो, आगे देखो। देखो बोला अनुचुंबकीय किसको कहेंगे? तब बोला वैसा पदार्थ, एकदम सिंपल है, वैसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होगा? उसको कौन पदार्थ? ए सर बड़ी टेंशन हवा, कैसे पता करबई? हम एग्जाम में ले जाके चेक करेंगे, तुमको चेक नहीं करना है, बस पदार्थ बोला, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जो पदार्थ बोला आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। आपको क्या कहा कि आकर्षित होगा दुर्बल रूप से? थोड़ा बहुत अट्रैक्शन सिंगल वाला में हो सकता है, पहले ही से सेटिंग उसका है, तो क्या अट्रैक्शन होगा? होगा जी, माने जिसका सेटिंग पहले ही फिक्स है उसमें अट्रैक्शन होगा, और तो होले है कहीं अलग। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है अट्रैक्शन, इसका मतलब आदमी क्या है? सिंगल है। ये काम सिर्फ इसके साथ भी है। वह तत्व जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कैसे करेंगे? तुरंत पता कर रहे हैं, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा देर। बोला ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व क्या कर दिया? खो दिया। कौन दिक्कत? मैंने पढ़ित खनी तनी मनी बतिया लिया, बात अलग है, बाद में फोन फान। चुंबकीय क्षेत्र में अपना चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन जैसी चुंबकीय क्षेत्र खत्म हुआ अपना गुण भी खत्म। पदार्थ में अनुचुंबकत्व, उसमें उपस्थित एक या अधिक अयुग्मित माने अनपेयर्ड, अकेले
इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। बात बोले ना अभी कि अकेले सिंगल है तो अनुचुंबकीय, सिंगल ना है तो प्रतिचुंबकीय। रुक जाओ अभी, एग्जाम्पल बोला CO2, Cu, Fe, Cr3+, तो दो का हम लिख दे एग्जाम्पल पीछे। रुक जाए विनोद, इधर आइए, हमको वो कहा था Cu29, इलेक्ट्रॉन कितना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। अब हम लिखाने के लिए यहाँ नहीं सिखाएंगे, अगर आपको आता है तो समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत तार छोड़ेगा, तो छोड़ेगा तो टेंशन नहीं, वीडियो भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। सुनो, बाहर वाला सेल कौन है जी, 4, कौन है, एस है तो एक बक्सा, कै बक्सा, कै इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है अनपेयर्ड, तो अनुचुंबकीय होगा। ये कैसा होगा, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। एफी माने, अच्छा लोहा का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये सब याद होना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4s2 और 3d6। देखो ना जी, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 कितना, 26। तो लास्ट वाला सेल कौन है, ए आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ना गया जी, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा, नहीं हो गया। यहाँ तो पेड़ है लेकिन इसमें अयुग्मित है ना जी, 1 2 3 4 5 और 6, इतना मनी खाली देख रहे हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय। कौन सा चुंबकीय है, समझ में आया जी कि कोई दिक्कत है दिक्कत, थोड़ा और रुक जाइए। Cr3+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 नहीं 4s1 और 3d5, 3 गो इलेक्ट्रॉन भेजना था, तो एक यहां से निपटा देते हैं, एक यहां से निपटा दिए और 2 गो यहां से, तो अब बच गया 3d क्या, 3। समझ में आया तो ठीक, 3d3, 2 गो वहां से ले गए हैं, तो देखो सबसे बाहर वाला है ना है, तो इसके पास क्या गो, 5 गो, तो 1 2 3 अनपेयर्ड है, तो Cr3+ भी अनुचुंबकीय होगा। कौन सा चुंबकीय, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में समस्या है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वो 2 वीडियो में 2 पार्ट्स में बना हुआ है, दोनों आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पीछे आते हैं, ये बात समझ में आ गया आपको, ये तीनों अनुचुंबकीय साबित कर लिए पीछे इसके हिसाब से, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। 1 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, पीछे वाला और समझ में आ जाएगा। देखो प्रतिचुंबकीय, इसको पढ़िए, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा था, आई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, माने प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यह गुण उन अणुओं परमाणु आयनों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें पूर्ण भरित कक्षकें पाई जाती है, अर्थात उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अपने भाषा में सुनो ना यार, बोले क्या सिंगल है तो थोड़ा बहुत भाव देगी, पहले से सेटिंग होल है तो कहेगी तुम दूरे रहो। आई हैव ए बॉयफ्रेंड, नहीं जी, नहीं, आई हैव मेनी बॉयफ्रेंड, इधर देखा जाए तो अब वो क्या, उससे क्या प्रतिकर्षण होगा, नहीं प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं ना होगा जी, आकर्षण होगा कब, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अब प्रतिकर्षण होगा कब, जब युग्मित इलेक्ट्रॉन पूरा हो। ये समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत, वो हंसने के लिए बोल रहे ही नहीं कि तो समझना मास्टरबा बहुत लप्पू है, वो तो है ही है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से विपरीत होता है, जिससे चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल H2O, NaCl, Zn, CD, Cu+। बर्दाश्त करो, Cu का पीछे बनाए थे ना, Cu+ तुमको दिखाते हैं, आइए पीछे, वहीं बैठा रहना है, खाली बोर्ड पीछे कर दिए है। Cu का इसे था, एगो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, हमको बनाना है Cu+,
तो एटॉमिक नंबर तो 29, इलेक्ट्रॉन का संख्या 28 का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां दे दिए थे। इलेक्ट्रॉन वहां क्या कर दिए थे, 1:2, 2:2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6 और 3d10 हो जाएगा। 4s खत्म हो गया, देख लो ना। 4s यहाँ 1 था, एगो इलेक्ट्रॉन देना है दूसरे को, तो तुम दे दिए दूसरे को। तो अब देखो तो एक को है अकेले इलेक्ट्रॉन जी, सब जोड़ा में एक को कुमार आदमी ये नहीं है, है सब जोड़ा में है कि नहीं है, सब किसमें है, तो सब जोड़ा में है। तक प्रति चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा कि अनुचुंबकत्व, कैसा प्रति चुंबकत्व। फिर सुनो, Cu है अनुचुंबकत्व, कैसा प्रदर्शित करेगा, इसको अनुचुंबकीय लिख दें। और Cu प्लस है प्रति चुंबकीय, कौन चुंबकीय, प्रति कौन चीज चुंबकीय, अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय, बुझा गया, बुझाया जी, बुझाया मैंने बूतना नहीं, समझ में आ गया, उसको बुझाना बोलते हैं। चलो क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखो दुगो और है खाली। लौह चुंबकत्व, कौन चुंबकत्व, नामे से पता चल रहा है लोहा वहा वाला जैसन होगा, नहीं, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से कैसे आकर्षित होते हैं, सुन लो, अगर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तो अनुचुंबकीय, और अगर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाए तो लौह चुंबकीय, कौन चुंबकीय, तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकीय गुण रखते हैं, क्या कहलाता है। नीचे आइए ना, एगो बात लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का कौन सा गुण है, लेकिन एकरो में खिंचा रहा है, ओकरो में खिंचा रहा था, उसमें कम खिंचाया, इसमें अंदर का बात है। ऐसे सोचिए, एकरा पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम थी, किंतु इसकी तीव्रता क्या होती है, ऊंच। ये बात समझ में आया क्या बोल रहा है, यह एक प्रकार से अनुचुंबकीय ही है, लेकिन उतनी कम चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा था, इतनी का ज्यादा कर रहा है। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल देखिए लिए हो। प्रतिलौह चुंबकीय, बोला ऐसे ठोस पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, करेगा लेकिन कम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलौह चुंबकत्व। क्या कहेंगे, प्रतिलौह चुंबकीय। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल मस्ट है, याद कर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण के संरेखन विपरीत दिशाओं में तथा समान होता है, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, इसका शून्य हो जाता है। लास्ट है फेरी चुंबकत्व। क्या बोले थे आपको पहले कि अनुचुंबकीय का ही दो हिस्सा है, एगो लौह एगो प्रतिलौह चुंबकत्व, और जो प्रति चुंबकीय है उसका हिस्सा कौन है, फेरी चुंबकीय। बोला फेरी चुंबकत्व प्रति चुंबकत्व का एक विशिष्ट रूप है। किसका विशिष्ट रूप है, प्रति चुंबकत्व का। किसका, प्रति चुंबकत्व का विशिष्ट रूप है। जब असमान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं तो कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। उस पदार्थ को कौन सा चुंबकीय पदार्थ, एग्जाम्पल देख रहे हो तो नहीं कहने आओ ना क्या है। बोला ऐसा देखा जाता है कि लौह चुंबकीय तथा फेरी चुंबकीय पदार्थ उच्च ताप पर अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा उच्च ताप पर चक्रण में अनियमितीकरण के वजह से होता है। सुन लो, Fe2 है, एक कमरे के ताप माने कितना केल्विन, 298 केल्विन। कमरे के ताप बोले तो कितना केल्विन, 200, तो 298 केल्विन ताप पर अपना गुण कैसा प्रदर्शित किया, कैसा, माने कहा रूम के तापमान पर कि हम चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होंगे, तो कहा नहीं होगा, तुम रुको पिछवाड़ा में आग लगाते हैं। 850 केल्विन टेम्परेचर दिया, 298 से बढ़ा के कितना किया, तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगा। तो वह पदार्थ या वैसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो उसको अनुचुंबकीय कहते हैं, और जो प्रबल रूप से आकर्षित होगा तो उसको कौन चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। मानेंगे कि लौह चुंबकीय, कौन चुंबकीय, लौह चुंबकीय। सुन लो, कमरा के ताप पर था फेरी चुंबकीय, माने चुंबक के तरफ आकर्षित
लेकिन जब गर्म किए तो ये अपने आप को कैसा बोलने लगा, माने थोड़ा थोड़ा आकर्षित होने लगा। कोई दिक्कत है इसमें कि कोई दिक्कत? यह इलेक्ट्रॉन का ये दिखा रहा है लौ चुंबकीय में सब एक डायरेक्शन में है ना, तो जब एक डायरेक्शन में है तब कैंसिल करने वाला है एक को मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं, उसके चलते इतनी ज्यादा मजबूत अट्रैक्शन फोर्स होगा प्रति लौह चुंबकीय। तब प्रति लौह चुंबकीय में देखो ना, दुगो अपोजिट, एगो इधर है तो एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो ये थोड़ा कम आकर्षित होगा। फेरी चुंबकीय में ये अनियमित रूप से है, कोई दिक्कत? आज का सेवा समाप्त, इतना ही।